आप देखो पहले लिखा है इट इज अ नेटवर्किंग ऑफ बैंक्स ब्रांचेस, it is a networking of a bank's branches, it is a networking of a bank's branches which enables customers to operate their accounts, which enables customers to operate their accounts from any branch of the bank on its network regardless of where they open their account. ये क्योंकि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है ना, न्यूज में बार बार आता है घूम के, ठीक है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन उसमें लिखा, बार बार लिखेंगे आरबीआई नया कोर बैंकिंग सॉल्यूशन लेकर आ रहा है, ठीक है। तो न्यूज की टर्म है, आज नहीं तो कल आपको न्यूज़पेपर में फिर से सुनने को मिलेगी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो ऐसा होता है कि हर 2-3 साल में कुछ पुराना क्वेश्चन रिपीट होता है, तो क्या पता कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का ये स्टेटमेंट नहीं लेकिन कुछ मिलता जुलता आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आ सकते हैं, ठीक है। सेकंड इसका जो स्टेटमेंट है, इट इज एन एफर्ट टू इंक्रीज RBI's control over commercial banks through computerization. और थर्ड स्टेटमेंट है, it is a detailed procedure by which a bank with huge non-performing asset is taken over by another bank, ठीक है। तो नीचे आपके कोड क्या है, फर्स्ट ए है ओनली वन, बी है 2 and 3, बी है 2 and 3, सी है 1 and 3, और डी है 1 2 3। डी क्या है 1 2 और 3। आप देखो इसका आंसर क्या हो सकता है, एक बारी आप पढ़ो और आप देखो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, आपको उस वर्ड को पढ़ो कि उस वर्ड में क्या लिखा है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। आप देखो उन 3 में से कहाँ पे फिट बैठता है, ट्राई करो। क्या चीज 1 2 3 किसने बोला ये? हेलो बी, बी 1 and C। अभी आपको नहीं आ रहा ना ये क्वेश्चन, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। अभी आप बता दो, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा और एकदम
आप बोलोगे कि कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना। आप एक बारी ट्राई मार लो। कर दिया, दे दिया आपने, हो गया, बोल दिया आप सबने। कहाँ बोला, बोला ही नहीं आपने तो। आंसर आंसर बोलो, क्या होना चाहिए। मे बी थर्ड। थर्ड क्या है, सी 1 and 3। आप बताओ सब पीछे। सेकंड बी। आप बताओ पीछे। बी। बी क्यों, बी बहुत चल रहा है इसलिए। ए ए अब क्या, ए भी हो गया, सी सी डी किसने नहीं बोला, डी वाला कोई नहीं है। अच्छा डी भी है, हाँ ये है ना डी। आप पीछे, वहाँ पे कोई जनता कुछ कहना चाह रही है, कहना है किसी को कुछ। आप वो सी वाली स्टेटमेंट पढ़ो उसकी। देखो सी वाली स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इट इज़ अ डिटेल्ड प्रोसीजर बाय विच अ बैंक विद ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज टेकन ओवर बाय अनदर बैंक। आप याद करो कि ऐसी कोई चीज़ मैंने आपको लेक्चर में कब पढ़ाई है। मैंने आपको कहा था कुछ क्वालिटेटिव मेजर होते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव मेजर होते हैं, पढ़ाया था। मैंने कहा था उसमें मॉरल सुएशन होती है, एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन। उस डायरेक्ट एक्शन के अंदर आता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, पीसीए फ्रेमवर्क, पढ़ाया था। और उस पीसीए फ्रेमवर्क में क्या किया जा सकता है, बैंक का मर्जर कर देंगे एक दूसरे के साथ, वहाँ के बैंक के मैनेजर की सैलरी कम कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, बैंक की आप ब्रांच ज़्यादा ओपन नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, है ना। बताया था ना, बताया था। हाँ तो आप देखो थर्ड वाली स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट करोगे तो एक ही ऑप्शन बचता था, पहला वाला आंसर जो ए ऑप्शन है बस वही बचता था। आपने वो थर्ड वाली स्टेटमेंट एलिमिनेट करनी थी। हाँ क्या मतलब, हाँ तो कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, पर एटीएम मैंने आपको बोला नहीं है आप एक दूसरे के जाके वो कर सकते हो। आप इधर इस बैंक में जाओ, दूसरे बैंक को उससे कनेक्ट, एक बैंक दूसरे बैंक से आपस में कनेक्टेड है ना, वो सिर्फ इस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की वजह से कनेक्टेड होता है। आपको सिर्फ उसमें क्या पकड़ना था, जो बंदा है क्वेश्चन सेट करने वाला, जो बंदा है जिसने ये सवाल आपसे पूछा है, उसको ये पकड़ना है कि आपको वो थर्ड वाला स्टेटमेंट आता है, आप उसको एलिमिनेट करो, आपको आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, इसमें कोई ट्रू फॉल्स नहीं है कि आपको पूरा आना चाहिए, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, नहीं है ना, फिल इन द ब्लैंक्स भी नहीं है, ट्रू फॉल्स भी नहीं है। आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट पकड़नी थी वो थर्ड वाली की, वो गलत है। वो तो भाई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर होता है ऐसा कोई चीज, है ना, है ना। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन नाम से ही आप समझो कोर बैंकिंग का सॉल्यूशन, आप उसको नाम को तोड़ो, ठीक है ना। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन मतलब बैंकिंग का कोई सॉल्यूशन दे रहा है आपको, ठीक है। बैंकिंग का सॉल्यूशन कैसे मिल सकता है आपको, ऐसा बैंकिंग का सॉल्यूशन मिल सकता है क्या कि एक बैंक दूसरे बैंक को हथिया ले, ऐसा कोई सॉल्यूशन हो सकता है। आपको सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट करना था, ठीक है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक बात है। अगर आप आपके दिमाग में आ रहा था हाँ ठीक है आरबीआई हो सकता है कि वो कंप्यूटराइजेशन करे, पर फिर आप देखो ना सेकंड तो है ही नहीं किसी के साथ, सेकंड के साथ थर्ड है, एक ऑप्शन है जिसमें सेकंड के साथ थर्ड है, ठीक बात है। चलो लिखो एक और क्वेश्चन। लिखो देयर हैज बीन अ, नहीं रहने दो, ये आपने पढ़ा नहीं है अभी, रहने दो, छोड़ दो, ये वाला लिखो। द टर्म बेज इरोजन, द टर्म बेज इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, द टर्म बेज इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, इसका भी यही है
यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। आपको अपने दिमाग में अंग्रेजी से समझो कि भाई बेस इरोजन या फिर प्रॉफिट शिफ्टिंग का क्या मतलब हो सकता है, ठीक है। आप ऑप्शन लिखो। समटाइम्स इन न्यूज़ इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, फर्स्ट ए है माइनिंग ऑपरेशन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, माइनिंग ऑपरेशन by multinational companies, mining operation by multinational companies in resource rich but backward areas, in resource rich but backward areas, ठीक है। सेकंड कह रहा है कर्बिंग ऑफ टैक्स इवेजन, कर्बिंग ऑफ टैक्स इवेजन by multinational companies, curbing of tax evasion by multinational companies। सी देखो exploitation of genetic resources, exploitation of genetic resources of a country by multinational companies, of a country by multinational companies, ठीक है। और डी है लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट, लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, environmental costs in the planning and implementation of developmental projects, हाँ तो इसमें कोई एक करेक्ट है। आप देखो इसमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है। टाइम लो, आप इतना जल्दी आप करते हो तो आपका आंसर तो हमेशा गलत होता है। आप समझा करो, इतना जल्दी मत उठाया करो। अभी तो आपके पास खूब टाइम है। गलत आप तब कर सकते हो जब आप पेपर दे रहे हो, तब आप बोलोगे घर पे मम्मी मुझे पता नहीं चला, वो तो मैंने वो क्वेश्चन में नॉट नहीं पढ़ा, वहाँ तो इनकरेक्ट पूछा था, मैं करेक्ट मार्क करके आ गई, मम्मी मेरे गोले अलग अलग जगह भर दिए मैंने, पूरा पेपर गलत हो गया। वो बहाने आप घर पे। अभी आपको खुला टाइम मिला है, समझो और आंसर करो। बी डी बी हाँ बी क्या चीज? बी बी और बताओ जल्दी। ए देखो आपको इकोनॉमी पढ़ाई जा रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि भाई जो क्लास में पढ़ाए सीधा आपको आ जाएगा। ऐसे तो फिर बड़े बड़े वाजीराम और विजन वाले वो तो फिर धूम मचा देंगे, है ना। उनके क्लास में तो सारा पढ़ा रहा है। अगर उनके पढ़ाए हुए से पेपर आने लग जाए यूपीएससी का तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन मेरा बताने का ये मतलब है कि कभी कभी जरूरी नहीं होगा जो आपने क्लास में पढ़ा है सीधी डायरेक्ट स्टेटमेंट आए, लेकिन उससे मिलती जुलती चीज आपको मिलती जुलती ही दिखेगी, है ना। अभी ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। बताओ सेक्शन बताओ क्या है।
क्या आंसर बताऊंगा ना, अभी किसी ने बताया ही नहीं, बाकी भी तो बताओ। डी 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 और पीछे आपका बी है, लो आप पीछे ए ए। आप बताओ साथ वाले उनके, अरे आप भी आंसर किया करो ना कभी, आप भी बताओ मास्क वाले बताओ, कुछ तो गेस करो ना, कुछ गेस, आप कुछ तो गेस करो, आपको आंसर करना है, मतलब आप मान के चलो आपको करना है आंसर इसका। डी, फिर बी हो गया। आप देखो इसमें पहले आप डी वाली स्टेटमेंट पढ़ो, डी बहुत ऑप्शन है, डी वाली स्टेटमेंट पढ़ो, कहाँ गया क्वेश्चन। एक मिनट मेरे को तो ढूंढने दो, कहाँ चला गया। हाँ, डी क्या कह रहा है, लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। आप देखो क्या कह रहा है, लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट। हाँ ठीक है, आप यहाँ तक इसलिए पहुंचे क्योंकि यहाँ कॉस्ट लिखा है कुछ, है ना, है ना। आपने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया तो आपने क्या सोचा, इसमें कॉस्ट लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। आप इसको रख सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा आप सीधा इसको गलत कर दोगे, आप रखोगे इसको, ठीक है। आप बाकी ऑप्शन पढ़ो। आप देखो सी ऑप्शन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री बाय मल्टीनेशनल कंपनी। कुछ खास स्टेटमेंट नहीं लग रही, मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ इतनी खास स्टेटमेंट नहीं है। आप देखो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, क्या है, माइनिंग ऑपरेशन बाय मल्टीनेशनल कंपनी इन रिसोर्स रिच बट बैकवर्ड एरिया। मुझे नहीं कुछ इतनी खास स्टेटमेंट लग रही है ना, कैसे वो मतलब बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग वाली कोई बात नहीं समझ आती उसमें, ठीक है। आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, क्या है, कर्बिंग ऑफ टैक्स इवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। अब याद करो इसमें क्या वर्ड आ रहा है, टैक्स इवेजन आ रहा है, टैक्स इवेजन वर्ड आ रहा है। टैक्स इवेजन याद करो, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, टैक्स इवेजन पढ़ाया था, ऐसे पढ़ाया था, टैक्स इवेजन टैक्स अवॉइडेंस। याद करो क्या मतलब था, टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस में क्या फ़र्क था, एक बेसिक सिंपल, एक डेफिनेशन, एक मतलब बेसिक डिफरेंस। टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस में क्या था, इसमें लूप होल थे, इसमें लूप होल थे, और इसमें इसमें टैक्स पे नहीं किया और ब्लैक मनी थी, है ना। मैंने इसमें बोला था लीगल लूप होल्स का फ़ायदा उठा के आपने टैक्स अवॉइड कर दिया, कैसे, वो वोडाफोन वाला केस याद है ना। अब उसमें क्या बोल रहा है, कर्ब करना है आपको टैक्स का इवेजन, है ना। आप अब इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट के साथ पकड़ो, इस वाली स्टेटमेंट को फोर्थ वाली स्टेटमेंट के साथ पकड़ो, वो कुछ भी लिख रहा है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट नहीं है, ये वो नहीं है वो, ठीक है। आप इसको पकड़ो, क्या कह रहा है, टैक्स की कहीं पे इवेजन हो रही है, उसको आपको रोकना है, उसको क्या बोलते हैं, बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग। मतलब बेसिक चीज़ है भाई, प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब क्या था, मैंने आपको समझाया था। प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब क्या है कि एक कंपनी एक जगह पे रहती है, दूसरी जगह पे दिखाती है मेरा ऑफिस यहाँ है, काम यहाँ पे करती है, तो अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर देती है वहाँ पर जहाँ पे टैक्स सबसे कम होता है, बताया था, है ना। वो उस जगह अपना प्रॉफिट शिफ्ट करके दिखाती है कि भाई हम तो यहाँ काम नहीं करते, हम तो यहाँ काम करते थे जहाँ टैक्स सबसे कम होता है, ताकि उनको टैक्स कम भरना पड़े, है ना। उसी का मतलब होता है टैक्स का बेस का इरोजन करना, मतलब आप किसी चीज़ को इरोड कर रहे हो और प्रॉफिट को शिफ्ट करके दिखा रहे हो। उससे बचने के लिए ये बेप्स नाम की एक चीज़ लाई गई थी, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे ये टैक्स इवेजन वाली जो चीज़ है वहाँ पे इस्तेमाल होती है। आप थोड़ा सा ध्यान देते तो आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, मुझे ऐसा लग रहा है, पर पता नहीं आपने क्यों गलत किया। आप कर सकते थे ये क्वेश्चन, कुछ इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, आपको ध्यान देना था, आपको ऑप्शन पे ध्यान देना था। आपने क्या सोचा, अरे 3 ऑप्शन वो इन्वायरमेंट वाले हैं, पक्का इसका आंसर इन्वायरमेंट वाला होगा, ठीक है। मेरे को कैसे पता है भाई, क्योंकि मैं भी तो कभी आपकी जगह पे बैठा था ना, मुझे पता है स्टूडेंट का दिमाग कैसे चलता है ना। बात समझ आ रही है। आप क्या सोचोगे भाई उसमें 3 स्टेटमेंट में इन्वायरमेंट लिखा है, पक्का ये आंसर, वो नहीं है, ठीक है।
हमारे अभी तक के क्वेश्चन खत्म हो गए, आगे बढ़ेंगे। अभी आप पढ़ो ये ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन क्या आता है इसके अंदर भाई? ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है IMF, एक आता है वर्ल्ड बैंक, एक आता है एक चीज़ थी जिसको बोलते हैं GATT, जिसको बाद में नया करके 95 में बनाया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये GATT क्या है इसका? हाँ क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक बात है। तो भाई ये ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन ये बनाना, उसमें ये IMF क्या चीज़ है और ये वर्ल्ड बैंक क्या है और ये WTO क्या है, हमेशा पूरा टाइम न्यूज़ में चलता रहता है। ये WTO तो पूरा टाइम न्यूज़ में चलता है। ठीक है, WTO तो पूरा टाइम न्यूज़ में चलता है। IMF, हाँ IMF उतना न्यूज़ में नहीं चलता है। आप बस वो पढ़ोगे कि IMF ने ये प्रेडिक्शन दिया इंडिया की इकॉनमी इतनी ग्रो करेगी, है ना, उतना ज़्यादा IMF न्यूज़ में नहीं होता है। और ये वर्ल्ड बैंक ये तो बिल्कुल ही काम का नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करो, खुद जाके घर में पढ़ो। कुछ समझ नहीं आएगा वर्ल्ड बैंक में तो मेरे से पूछना। वर्ल्ड बैंक का नॉर्मल सा क्या काम है आप समझो कि पहले ये लाए क्यों गए। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन नाम, भाई ब्रेटन वुड जगह है उधर, तो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन नाम पड़ा। ठीक है, जैसे आप अभी इसी में है। ठीक है, क्या है वो? बासल नॉर्म्स है ना, ठीक है ना। उसका नाम क्यों भाई? क्योंकि वो बासल शहर स्विट्जरलैंड का है ना। ठीक है, वैसे ही है ब्रेटन वुड जगह का नाम। और वहाँ पे बनाए गए 3 चीज़ें। क्यों? क्योंकि भाई वर्ल्ड वॉर 2 हो गई है ख़त्म। ठीक है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद यूरोप में बहुत ज़्यादा तबाही हुई। उसको खड़ा करने के लिए, उसको खड़ा करना था वापस, है ना, है ना, उसको वापस से खड़ा करना था, उसको पैसा देना था, है ना। और क्या चीज़ बोली हमने कि भाई म्यूचुअल कॉन्फ्रेंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। क्या? म्यूचुअल कॉन्फ्रेंट्रेशन नहीं, म्यूचुअल कॉरपोरेशन वाली कोई चीज़ बनाओ कि जो लोग आपस में ट्रेड करते हैं वो कम लड़ते हैं, है ना। ठीक बात है, ठीक है। तो म्यूचुअल कॉन्फ्रेंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, तो कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाओ जो आपस में ट्रेड करवाए। कुछ लोगों का जो इकॉनमी है वो नीचे गिर गई है तो उसको पैसा दे दे। जैसे कैसे हुआ 1934 का टाइम, उसमें वो ग्रेट डिप्रेशन याद है ना, 1934 का टाइम ग्रेट डिप्रेशन। और यही टाइम था जब हिटलर जो है उसका राइज होना स्टार्ट हुआ था। कब? 1934। क्यों? क्योंकि भाई आपकी वर्ल्ड वॉर 2 कब हुई? 39 से 44 थोड़ी, 45 थी क्या? 45 नहीं थी, 39 से 45। तो क्या भाई बहुत ज़्यादा ग्रेट डिप्रेशन था। ग्रेट डिप्रेशन मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, है ना। ग्रेट डिप्रेशन जब हुआ उसका मतलब क्या हुआ था कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, है ना। ठीक बात है। अगर उस टाइम पे कोई बंदा उठ के आपको बोलेगा कि मैं जर्मनी को फिर से ग्रेट बनाऊंगा, ये सारी चीज़ें करूंगा, तो वो एक बैकड्रॉप है कि आपके हिटलर को इतना ज़्यादा अचानक से राइज क्यों मिला, है ना। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो फिर आपको समझ आ गई कि ये सारी चीज़ें। और फिर आपको एक और चीज़ याद होनी चाहिए, क्या? यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन के लिए अमेरिका ने उसको बोला कि हम तुम्हें पैसा देंगे, है ना। तो क्या बोला उसको? मार्शल प्लान, एक नाम था। क्या नाम था? मार्शल प्लान, है ना। उसके अंदर अमेरिका ने यूरोप को पैसा दिया। तो ठीक है, ये ब्रेटन वुड्स जगह में 3 इंस्टीट्यूशन बनाए गए। क्या? IMF, वर्ल्ड बैंक और जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। आप देखो वर्ल्ड बैंक तो उसका काम क्या होता है? वर्ल्ड बैंक का सिर्फ एक काम होता है। वर्ल्ड बैंक का काम होता है भाई सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करने हैं, सॉफ्ट लोन फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस। ठीक है, ठीक बात है। वर्ल्ड बैंक का क्या काम है? सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करना है कुछ डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए। हाँ, सॉफ्ट लोन का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था आपको, शायद एक बार मैंने बताया था, जिसका जेस्टेशन पीरियड लंबा हो और जिसका इंटरेस्ट रेट
कम हो। मतलब ये आपको ऐसा 0.5% पे बहुत सारा पैसा दे देगा और बोलेगा ठीक है 20-30 साल बाद उसको आप परत करो। बात समझ आई? उसको आप क्या बोलते हो? सॉफ्ट लोन, है ना? क्या चीज़? हाँ, मतलब किसी भी फॉर्म में दे। अब आप डॉलर में ले जाओ और फिर अगर आप अपने करेंसी में उसको कन्वर्ट करा लो, आप अपने घर में तो आप इसी में कराओगे ना, है ना? इंटरनेशनल वाला कोई भी काम इसी वाले में होता है ना। फिर मैं भी आपको बताऊंगा, फिर वो IMF में अलग अलग करेंसी है, उस हिसाब से आप निकालते हो, है ना? वर्ल्ड बैंक आपको लोन देगा, क्या देगा? सॉफ्ट लोन, मतलब जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा और इंटरेस्ट रेट कम। और किस चीज़ के लिए देगा? डेवलपमेंटल पर्पस के लिए, बस। ठीक है, डेवलपमेंटल पर्पस के लिए। जैसे इंडिया में आप बहुत सारी स्कीम पढ़ोगे, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, फिर वो सागरमाला स्कीम है, और भी आप देखोगे वर्ल्ड बैंक कहीं पे वाटर की कोई क्राइसिस होती है ना? वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक वगैरह, वो सब बीच में कुछ ना कुछ वर्ल्ड बैंक जो है उसमें पैसा हमें देता रहता है। ठीक है, तो इसके ये वर्ल्ड बैंक का बेसिक है। कुछ वर्ल्ड बैंक में अगर करंट में चल रहा होगा तो आप वो थोड़ा सा खुद पढ़ लो, इसमें कुछ खास वर्ल्ड बैंक में पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है। पढ़ने वाली चीज़ सिर्फ 2 हैं। इतना आपको समझ आ गया वर्ल्ड बैंक का क्या काम है? ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। ऐसा कुछ नहीं आएगा डिस्क्राइब वर्ल्ड बैंक इन 250 वर्ड्स, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक आपको पता होना चाहिए कि ठीक है क्या है। IMF समझो कि ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या है। आप देखो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अभी तक हमने इस वर्ड को बहुत बारी सुना है, पढ़ा है। कब? क्योंकि हमने क्या देखा, इसका काम क्या था भाई? वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, BOP के क्राइसिस के टाइम पे हम यहाँ से कुछ पैसा लेकर आते हैं, है ना? याद है? ठीक बात है। BOP के क्राइसिस में हम IMF से पैसा लेकर आते हैं। तो भाई पढ़ते हैं कि इसका स्ट्रक्चर है क्या। स्ट्रक्चर क्या है भाई? इसके कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, ठीक है, इसकी कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडी है और कुछ इसके डे टू डे काम करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं सारी कंट्री के, जो भी IMF की मेंबर स्टेट्स हैं, है ना? जो भी IMF की मेंबर स्टेट हैं, उन कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर या फिर उन कंट्री के सेंट्रल बैंक का गवर्नर, कोई भी हो सकता है। बात समझ आई क्या? या तो फाइनेंस मिनिस्टर या फिर गवर्नर ऑफ द RBI। RBI मतलब वहाँ का सेंट्रल बैंक, है ना? ठीक है, फिर ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, 25 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये कैसे है? ये 25 मेंबर की एग्जीक्यूटिव बॉडी का क्या मतलब है? याद करो, आपको पता है ना UN सिक्योरिटी काउंसिल एक चीज़ होती है, UNSC, है ना? और एक होता है UN जनरल असेंबली, है ना? क्या फ़र्क होता है दोनों में? एक होता है UN सिक्योरिटी काउंसिल, है ना? एक होता है UN जनरल असेंबली। तो क्या फ़र्क होता होगा दोनों में? नहीं, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? एक सिक्योरिटी काउंसिल है और एक जनरल असेंबली है, दोनों में क्या फ़र्क है? ठीक है, जनरल असेंबली में क्या होता है? सारी कंट्री होती है ना? तभी उसका नाम है जनरल, है ना? जनरल असेंबली। और SC में क्या होता है? 5 क्या? और हाँ होते हैं ना? क्या होता है? 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 क्या है? नॉन परमानेंट मेंबर, है ना? टोटल मिला के 15 होते हैं। उसमें अभी इंडिया है ना? है ना अभी? वैसे ये जो 25 मेंबर यहाँ लिखे हैं, इसमें 5 तो वो हैं जिनकी सबसे लार्जेस्ट सर्कुलेटेड करेंसी है। ठीक है, ठीक है, अभी समझेंगे। और बाकी के कुछ नॉन परमानेंट होते हैं जिनको चेंज कर करके एग्जीक्यूटिव बॉडी में बार बार लाया जाता है। बात समझ आई? ठीक है, ठीक है। और ये डे टू डे काम करने वाले भाई, ये जो आपका डेली का काम देखते हैं, जैसे ये IMF एक टाइप का मानो कि एक संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, कुछ एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, और ये कुछ डे टू डे जो काम करते हैं ये आपके वो हैं। तो आप स्ट्रक्चर में बताना चाह रहा हूँ कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, कुछ डे टू डे काम करने वाले आपके लोग, है ना? ठीक है,
अब सीधा अब कोई काम करना है तो सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थोड़ी करते होंगे ना, एग्जीक्यूटिव बॉडी। इनका काम क्या है? डिसीजन मेकिंग काम है ना। फिर वो काम का इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये आपके आईएएस है ना, इम्प्लीमेंटेशन वाला काम है ना, ठीक है। फिर इसका क्या होता है, कोई गवर्नर होता होगा, है ना, आईएमएफ का कोई गवर्नर होता होगा, ठीक बात है। उस गवर्नर का आपको क्या देखना है कि उसका 5 ईयर का टर्म होता है। आपसे कोई पूछ ले, स्टेटमेंट आ सकती है, द टर्म ऑफ द गवर्नर ऑफ आईएमएफ इज 4 ईयर, या फिर बोले 5 ईयर, और फिर क्या रीअपॉइंट हो सकता है? हाँ हो सकता है, ठीक है, ठीक बात है। ऐसी सवाल आता है और कुछ नहीं बनता है यहाँ से, है ना। आपने देखा होगा ना पुराने पेपर, यही सब पूछते हैं, क्या टर्म है, रीअपॉइंट हो सकता है नहीं हो सकता है, यही फालतू का, कुछ नहीं। इतना आपको आईएमएफ का समझ आ गया। फिर आप देखो आईएमएफ का काम क्या है, ये आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया, ठीक है। आईएमएफ का काम क्या है? वही बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करना, फिर कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करना, कोई क्राइसिस आ गई है अचानक से, उसमें कुछ मदद देना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस में ही आप पैसा ले सकते हो आईएमएफ से, है ना, ऐसा नहीं होता है ज़रूरी। आप कोई और भी क्राइसिस आ गया, आप तो आईएमएफ के पास पैसा लेने जा सकते हो, है ना। जैसे आप पाकिस्तान को देखोगे, ऐसे पुराने पिछले साल की बात है, इमरान खान आईएमएफ के पास गया था, मुझे पैसा दो। आपने न्यूज़ में सुना था? नहीं सुना तो मैं बता रहा हूँ, इमरान खान वेंट टू आईएमएफ कि हमें कुछ पैसा दिया जाए, पर आईएमएफ ने नहीं दिया, ठीक बात है। क्यों नहीं दिया? वो कुछ था पुराना, कुछ पुराने पैसे वापस नहीं किए थे। और एफटीए की एफएटीएफ है ना, एफएटीएफ पता है? एफएटीएफ पता है ना आपको? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, है ना, एफएटीएफ है ना, उसकी वो ग्रे लिस्ट में है, ठीक है कि नहीं है? ये एफएटीएफ किसका है? वो G7 कंट्री होती है ना, होती है G7 कंट्री, है ना, एक G7 कंट्री होती हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या एक मतलब टास्क फोर्स है। कौन सी? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसकी ग्रे लिस्ट में है। तो जो वहाँ पे चला जाता है फिर वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता और उसको कोई पैसे वैसे नहीं देता है, ठीक है, ठीक बात है। ये आपको दिमाग में फिट करना है। क्या ये G7 कंट्री कौन सी है? वर्ल्ड की 7 बड़ी इकोनॉमी जो हैं, वर्ल्ड की 7 बड़ी इकोनॉमी, है ना, ठीक बात है, G7। अब आप मारो तुक्का कि कौन कौन सी हो सकती हैं सबसे बड़ी इकोनॉमी। यूएसए हो गई, फ्रांस हो गई, जर्मनी हो गई, इटली हो गई, कनाडा हो गई और जापान हो गई। बस यही है। क्या चाइना क्या बोले जा रहे हो आप? क्या चाइना? कोई चाइना नहीं है। G7 कंट्री याद करो, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, बस। चाइना की इकॉनमी बढ़ रही है, चाइना की इकॉनमी बढ़ रही है, हाँ बस, है ना। चाइना क्या बोलता है? हम तो अभी डेवलपिंग कंट्री है ना, ठीक बात है ना। चाइना क्या बोलता है? हम अभी डेवलपिंग कंट्री है। ये मैंने नाम आपको क्यों लिखा है, आप याद करो। एक बारी क्या हुआ है, 2020 का पेपर था अभी, प्रीलिम्स का, यूपीएससी का, ठीक है, 2020 का पेपर था यूपीएससी का, और उसमें क्या क्वेश्चन आ गया भाई, G20 के कौन कौन से मेंबर है? G20 के मेंबर। आप सोचो कि एक यूपीएससी के पेपर के हिसाब से बहुत ही आसान क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि ये कोई पूछेगा। बात समझ आ रही है क्या? कि G20 का कौन मेंबर है, ऐसा सवाल यूपीएससी पूछे बहुत रेयर है। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे याद नहीं करते नाम, है ना, यूपीएससी में थोड़ी आता है। फिर उसमें बड़े सारे ऑप्शन आए थे, ठीक है, और जो बहुत अच्छे हैं ना, जिनका प्रीलिम्स हर बार निकलता है, मेरे जानकार, उन्होंने भी आंसर गलत किया था। ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस, आपने याद नहीं किया नाम, है ना। इसमें बहुत सारी जगह ऐसा सिंगापुर लिखा हुआ था, ठीक है, एक ऑप्शन में सिंगापुर लिखा था, एक ऑप्शन में कुछ और लिखा था। अब जो तुक्का मारता है ना, वो कैसे मारता है भाई? 20 कंट्री हैं, इनके तो नाम लग रहे हैं, हाँ सिंगापुर, वो भी तो बड़ा सुना है यार, वो भी तो बड़ा, हाँ 20 में तो आता ही होगा, है ना। बात समझ रहे हो? क्या होता है पेपर में आपके साथ क्या होगा, वो आपको पहले ही बता रहा हूँ मैं, ऐसा ही होगा। आप तुक्का कैसे मारोगे भाई? हाँ ये कंट्री के नाम सुने हैं, ये तो G20 तो हाँ बड़ी सारी कंट्री हैं, सिंगापुर तो आता ही होगा, है ना, ठीक बात है। तो नहीं था, गलत हो गया।
बहुत सारे जिन्होंने भी ज़्यादा तुक्का मारा, मतलब यही वाला ऑप्शन ज़्यादा लोगों ने पकड़ा था जहाँ सिंगापुर ऑप्शन था, है ना, ठीक है। तो आप थोड़ा कंट्री का नाम भी कोशिश करो कि आपको याद रहें, क्योंकि हाँ G7 पहले G8 था, उसमें से रशिया को बाहर निकाल दिया 2014 में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये IMF का ये काम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करना, कुछ रिपोर्ट निकालना और क्राइसिस के टाइम पे कंट्री को मदद करना, ठीक है। आप याद करो, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि एक चीज़ होती थी जिसको बोला था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, याद है क्या बताया था मैंने? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। और उसमें क्या हुआ था कि सेंट्रल बैंक ने पहले से बोल के रखा था कि $1 इज इक्वल्स टू 10 रुपी, ठीक है। और फिर मैंने एक और चीज़ बताई थी कि एक चीज़ होती थी जिसमें से बोलते थे कि गोल्ड इतना आपके रिजर्व में होना चाहिए और उसके मुताबिक ही आप उतना करेंसी नोट छाप सकते हो, ठीक है। तो वही वाला सिस्टम था ये IMF में। पहले IMF जब बनाया गया उसके बाद उसने सभी कंट्री के सेंट्रल बैंक को ये चीज़ बोली, सभी कंट्री के नहीं, आप समझो USA को, है ना, USA की बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ही बनाया ये सब, है ना। उन्होंने क्या बोला, USA $1 छाप सकता है अगर उसके फॉरेक्स रिजर्व में 0.88 ग्राम गोल्ड पड़ा है। बात समझ आई? USA $1 छाप सकता है अगर उसके तिजोरी में इतना सोना पड़ा है, तो मानो कुछ जितना भी अमाउंट ऑफ सोना पड़ा है उस हिसाब से वो डॉलर छापता था, ठीक है। ऐसा कोई एक टाइम बना होगा इक्विलिब्रियम, उसके हिसाब से वर्ल्ड के जो बाकी ट्रेड होगा, मानो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चल रहा था इंडिया में और इंडिया ने बोला था $1 10 रुपये के बराबर है, ठीक है, ठीक है। तो वही उसी हिसाब से इंडिया के पास जितना गोल्ड होता होगा उस हिसाब से इंडिया कन्वर्ट करके कि उसका इतना डॉलर बनता है और हम भी इतना रुपी छाप सकते हैं। बात समझ आई? बात समझ आ गई ना? मतलब एक्सचेंज रेट इतना फिक्स्ड करके रखा है, तो 10 रुपये हम छाप सकते हैं, 10 रुपये मतलब $1 होता है और $1 आप तब छाप सकते हो जब 0.88 ग्राम होगा। तो हम देखते थे हमारे पास कितना है। बात समझ आई? ठीक है। ये जो आपका ऐसे ये इसको आप क्या बोलते थे? गोल्ड पेग्ड एक्सचेंज रेट। कहीं पे आपको ऐसा आ जाए गोल्ड पेग्ड एक्सचेंज रेट सीन इन न्यूज़ या कुछ भी, तो आप दिमाग में क्या आना चाहिए भाई? IMF। क्या? हाँ, एडजस्टेबल पेग्ड सिस्टम भी है, बिल्कुल था। आप देखो अगर आपको कोई कहीं पे UPSC को कुछ भी उल्टा पुल्टा करना हो या स्टेट PCS में कोई पूछ ले गोल्ड पेग्ड एक्सचेंज रेट क्या है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए भाई? IMF है, ठीक है। फिर आप देखो एक टाइम आया होगा जब सोचा गया कि नहीं यार ये गोल्ड का रिजर्व अब हमारे पास कम पड़ रहा है, या फिर इसमें कुछ और एक्सटर्नल फैक्टर कैसे? एक्सटर्नल फैक्टर भाई बीच में वो कोल्ड वॉर चल रही थी, है ना। कोल्ड वॉर, आप आर्म्स वगैरह पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप ज़्यादा आर्म्स रेस चल रही है ना। कोल्ड वॉर है मतलब आर्म्स रेस चल रही है ना। आर्म्स रेस के लिए आपको और हथियार बनाने हैं, और हथियार बनाने हैं तो आपको और पैसा चाहिए, प्रिंट करना है, लेकिन आप जरूरत से ज़्यादा नहीं कर पा रहे क्योंकि भाई गोल्ड के साथ पैक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको स्कीम को हटा दिया कि अब से आप जितना मन चाहे आप कर सकते हो। वो मार्केट फोर्सेज, जैसे आपको इंडिया का बताया था मैंने, है ना, मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, वो तय करेंगे आपको कितना छापना है कितना नहीं छापना है। अब जरूरत से ज़्यादा छापोगे तो उससे इन्फ्लेशन होता है इंडिया के केस में, क्योंकि क्या है, सप्लाई साइड बॉटलनेक। याद आया? बात समझ आ गई ना। फिर देखो भाई ये IMF है तो इसमें क्या है? कोटा सिस्टम। बस यही है एक पढ़ने वाली बात इसमें, IMF का कोटा सिस्टम। IMF में क्या है? कोटा सिस्टम। मतलब ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे, फिर कुछ छोटी छोटी कंट्री, है ना, है ना। मतलब ये टोटल क्या होता है? 100, टोटल 100 होता है। मानो USA है ना, USA के पास कुछ मेजॉरिटी 18% यहाँ का कोटा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कुछ कनाडा और कुछ जर्मनी वगैरह, इनके पास भी कुछ 7-8% का, 7 से 8 से 9% ऐसे कुछ के उसके बीच में कोटा है। आपको क्या पढ़ना है भाई? सबके कोटा याद नहीं करने, आपको क्या पता होना चाहिए? लार्जेस्ट कोटा होल्डर कौन है?
बाय यूएसए, और इंडिया का कितना था भाई 2.4% था। इंडिया का 2.4% था, चाइना का 3.2% था एक टाइम पे, थोड़ी टाइम पहले, अभी नहीं है, कुछ टाइम पहले, क्योंकि फिर मैं बताऊंगा इसमें रिफॉर्म की बात हुई और फिर रिफॉर्म के बाद क्या हुआ, है ना। कुछ टाइम पहले तक इंडिया का 2.4% था और चाइना का था 3.2%। अब ये कोटा सिस्टम होता क्या है? कोटा सिस्टम का मतलब है जो सबसे बड़ी इकॉनमी है, जो जितना पैसा आईएमएफ को देगी उसको उतना कोटा असाइन होगा, ठीक है। जो जितना पैसा देगी उसको उतना कोटा असाइन होगा। फिर आप समझो कि जिसके पास ज़्यादा कोटा उसके पास ज़्यादा से, मतलब ज़्यादा वोटिंग राइट मान लो आप, बात समझ आ रही है? जिसके पास ज़्यादा कोटा होगा वो अपनी बात मनवाएगा ना, इस आईएमएफ में वो अपनी बात मनवाएगा। अगर डेवलपिंग कंट्रीज हमारी, जैसे ये इंडिया चाइना का नाम क्यों लिया भाई, दोनों डेवलपिंग कंट्री हैं, है ना। अगर डेवलपिंग कंट्री बोले कि भाई कोटा में रिफॉर्म करो, हमारा कोटा बढ़ाओ, ठीक है, तो क्या ये डेवलप कंट्री मानेगी कि कोटा बढ़ना चाहिए? नहीं मानेगी, उनका दबदबा चला जाएगा, है ना। पावर कोई शेयर नहीं करता, है ना, आपको बेसिक प्रिंसिपल पता है। कोई पावर शेयर करना चाहता है? नहीं ना करना चाहता। आप देखो ये आईएमएफ काम कैसे करता है। आईएमएफ एक बैंक की तरह ही काम करता है ना। आईएमएफ एक बैंक की तरह काम करता है। क्या याद करो, कुछ डिपॉजिटर था और यहाँ पे कोई बोरोवर था, तो क्या होता है, आपका कोटा असाइन है, उस हिसाब से आप कुछ पैसा आईएमएफ को देते हो, और ज़रूरत के टाइम पे आपको आईएमएफ जो है, आपकी ज़रूरत पड़ी तो उस हिसाब से आप वहाँ से बोरो कर सकते हो। बात समझ आई? ठीक है ना, आगे ना समझ। आईएमएफ कैसे काम कर रहा है भाई, धर्मदान थोड़ी है, खैरात थोड़ी है, आप झोली पे ला के गए और लाओ पैसा दो, ऐसा नहीं है। आपने यहाँ पे अपने वोटिंग राइट के हिसाब, अपने कोटा के हिसाब से यहाँ पैसे डिपॉजिट किए, और वही जैसे आपको पता है भाई यहाँ 4% में, तो यहाँ फिर 9% में, तो आईएमएफ के केस में क्या होगा भाई, ये दरें कम होंगी थोड़ी, है ना। आप डिपॉजिट करते होगे तो क्या पता 1.5%, और यहाँ पे आपको देना पड़ रहा है तो फिर 2%, है ना। बात समझ आई? सॉफ्ट लोन है ना, मैंने बोला ना, ज़्यादा पैसा आपको उठाना होता है यहाँ से, तो ये 4-5% नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इसका सिस्टम है आईएमएफ का। इंडिया और चाइना जैसी कंट्री बोलती है हमारा कोटा इंक्रीज करो, और क्या हो रहा है भाई, जिसका कोटा ज़्यादा उसका ज़्यादा दबदबा कहाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, है ना। ऐसा ही होता था कंट्री, किसी कंपनी का जो नीचे शेयर होल्डिंग होती है ना, एक टाइप की शेयर होल्डिंग है ना, शेयर होल्डिंग होगी ना, कोटा, जिसकी ज़्यादा शेयर होल्डिंग उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ज़्यादा दबदबा, उसके हिसाब से कंपनी काम करती है। तो यहाँ पे यूएसए के हिसाब से आईएमएफ काम करता है ना। तो डेवलपिंग कंट्री बोलती है हमारा कोटा बढ़ाओ, ये बोलते हैं कि हम कोटा नहीं बढ़ाएंगे। फिर कुछ सालों के बाद इसमें रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा मांग उठने लगी आईएमएफ में, आप रिफॉर्म करो, हमारा कोटा बढ़ाओ, ठीक है। तो फिर इनका कोटा बढ़ाया गया, क्या हो गया, इंडिया का हो गया 2.7% और इधर इनका हो गया 6.2%। आपको इंडिया का याद करो भाई, इंडिया का 2.7% कोटा है आज के टाइम पे आईएमएफ में, ठीक है। इंडिया का 2.7% कोटा है आईएमएफ में और इसका 6.2 है। आप बोलो भाई चाइना का तो आपने दुगना कर दिया, इंडिया का तो 0.1% बढ़ाया। बात समझ आई भाई? उन्होंने आज के टाइम पे इकॉनमी का साइज देखा है, उस हिसाब से उन्होंने बढ़ाया, ठीक है। आपका बढ़ा देते वो 6 कर देते, लेकिन फिर आप कहाँ से लाते इतना पैसा देने के लिए आईएमएफ को? सब बात समझ आ रही है? ठीक है, आपकी इकॉनमी को देखा कितनी है, आपकी जीडीपी कितनी है, उस हिसाब से कोटा को इंक्रीज किया है, ठीक है। जब इंडिया का 2.4 था तो इंडिया टॉप 10 जो कोटा होल्डर थे ना, टॉप 10 कोटा होल्डर यहाँ पे, उधर इंडिया का नाम नहीं था, लेकिन सिर्फ ये 2.7 करने से इंडिया 8th पोजीशन पे आ गया। बात समझ आ रही है? 2.4 जब था इंडिया टॉप 10 कोटा होल्डर में नहीं था, 2.7 जैसे ही किया इंडिया 8th कोटा होल्डर बन गया आईएमएफ का। बात समझ आई? तो कोई पूछे भाई आईएमएफ में क्या चल रहा है, रिफॉर्म की बात हो रही है, तो भाई समझ आ गई, रिफॉर्म यूएसए लार्जेस्ट कोटा होल्डर, उसके बाद जिसका ज़्यादा कोटा
उसका ज़्यादा से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उसकी ज़्यादा बात मानी जाएगी। इंडिया का पहले 2.4% था, बाद में 2.7। क्या? हाँ, आप समझो सबसे कम, मुझे भी नहीं पता है, और सबसे कम जानने की क्या ज़रूरत है आपको? नहीं, सबसे कम आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे कम क्यों जानना है आपको? एक इंपॉर्टेंट बात जो मुझे को आपको बतानी थी वो क्या है भाई, आप सोच रहे होगे कि यहाँ इंडिया का कोटा बढ़ा तो यहाँ किसी डेवलपिंग कंट्री का कोई कोटा काट के इंडिया को मिला होगा, है ना? ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ है आपको क्या बात पता होनी चाहिए कि भाई इनका कोटा नहीं कम किया है, वो कुछ नंगी पुंगी कंट्री, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, कौन सी, सोमालिया, नाइजीरिया, है ना, उनका कोटा हमने दे दिया है। बात समझ आई? मतलब गरीब को और गरीब कर दिया है किसने? डेवलपिंग कंट्री ने। बात समझ आई? बात समझ आ रही है ना? भूखे नंगे लोग है ना भाई, सोमालिया का अगर आप निकाल के इंडिया को दे दोगे तो कोई फायदा थोड़ी हुआ, वो कोई रिफॉर्म थोड़ी है। बात समझ आई? मेरा कहने का मतलब था वो गरीब कंट्री जो होती है ना, है ना, सोमालिया वगैरह, तो वो सोमालिया वगैरह का कोटा जो है वहाँ से कुछ निकाल के इंडिया चाइना को दिया गया है। वो जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन्होंने अपना कोटा डाइल्यूट नहीं किया है। दिमाग में फिट कर लो, इससे ऊपर आपको कुछ नहीं आएगा। तो सबसे कम कोटा मुझे भी नहीं पता, अगर आप याद करोगे तो कॉपी में लिख लेना, मुझे भी बताना कल, ठीक है? ठीक है, इतना आपको आईएमएफ के बारे में पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको कोई पूछ नहीं रहा। ठीक है, ठीक बात है। वर्ल्ड बैंक आपको मैंने समझा दिया कि वर्ल्ड बैंक क्या है। वर्ल्ड बैंक मैंने आपको समझा दिया, आप समझो कि ये GATT क्या है। ये GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और इसमें से ही आपका क्या बना है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। अब WTO का स्ट्रक्चर वही सेम चीज़, एग्जीक्यूटिंग बॉडी है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सेम चीज़ है। आपको क्या समझना है? एक अलग चीज़ IMF से, एक अलग चीज़ WTO में क्या है भाई, यहाँ पे जो बंदा होता है वो 4 साल बैठता है सिर्फ, 4 ईयर, हाँ, रीअपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, यहाँ बंदा 4 साल के लिए बैठता है, रीअपॉइंटमेंट हाँ होती है। काम क्या है भाई? इंपोर्ट है एक्सपोर्ट आपको देखना है, कंट्रीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको देखना है। आपको देखना है कि भाई कोई कंट्री जरूरत से ज़्यादा टैरिफ तो नहीं लगाती है। ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रही है? कोई कंट्री टैरिफ तो नहीं लगाती, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखोगे। मतलब मेजर आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के यही 2 काम है। मेजर जो काम है वो यही है कि आपको देखना है कोई ज़रूरत से ज़्यादा टैरिफ न लगाए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है सही तरीके से वर्ल्ड में हो। और फिर क्या होता है वो आप समझ रहे हो, कोई कंट्री आपस में बाइलेटरल ट्रेड ही कर लेती हैं। समझ रहे हो? कोई कंट्री आपस में बाइलेटरल ट्रीटी कर लेते हैं। बाइलेटरल ट्रीटी मतलब वो होता है ना, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, FTA। या एक चीज़ होती है जिसको आप याद करो, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN स्टेटस, याद है? ये MFN स्टेटस याद करो, कभी न्यूज़ में था, अभी था, क्या हुआ था? टू 2019 में इंडिया ने पाकिस्तान को MFN से हटा दिया, है ना? ये MFN है क्या? मतलब ये क्या चीज़ हो गई? ऐसे कैसे समझ आएगा मुझे? एक बंदा बोलो क्या? टैक्स कम होता है। आप क्या बोल रहे थे पीछे? अरे बोलो तो सही, क्या कह रहे थे? हाँ ठीक है, आप देखो MFN, आप एक बात ध्यान में रखो, MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन, मतलब अगर इंडिया ने उस टाइम पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है
तो दूसरी कंट्री को भी आपको देना पड़ेगा, ऐसे दोनों तरफ से चलता है ना, है ना। पाकिस्तान ने इंडिया को नहीं दिया हुआ है ना, मतलब वो वाली सारी चीज़ें वो फिर वो देखता है WTO की क्या चल रहा है। और ये क्या है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ना। आपको लगता है इंडिया ने किसी के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रखी है? किसके साथ? क्या यूके के साथ हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं हुआ है। फ्रांस के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है? फ्रांस के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है? इंडिया का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है फ्रांस के साथ? किसी ने बोला ना फ्रांस, मैंने ऐसे थोड़ी लिख दिया, नहीं है। आपको लगता है किसके साथ हो सकता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट? भाई एक अभी न्यूज में आया था, अभी था पिछले हफ्ते, अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले एक कंट्री के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया था, यूएई के साथ। हाँ, वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का एक पार्ट है, मतलब चलो ठीक है लिख लेते हैं। अभी एक और बड़ी कंट्री के साथ इंडिया ने साइन किया है, हाँ ऑस्ट्रेलिया के साथ, अभी किया ना, कब 10 दिन पहले तो किया है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया ना, किया। एक और चीज चल रही थी न्यूज में, क्या? वो RCEP थी, हाँ थी RCEP। क्या था ये? फुल फॉर्म नहीं था क्या? फुल फॉर्म तो मेरे को पता है क्या है उसका, फुल फॉर्म थोड़ी पूछ रहा हूँ था क्या है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। अरे भाई रीजन के लेवल पे तो ठीक है, था किसके साथ, क्या था उसमें? आपने RCEP कभी न्यूज में नहीं सुना? भाई बहुत बड़ी न्यूज थी ये तो, पूरा टाइम 2019 से 20 से फिर 21 फिर अभी 22 पूरा टाइम न्यूज में रहती है। जब भी कभी इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू वालों को कॉलम भरने के लिए कुछ नहीं मिलता तो RCEP लिख देते हैं। बात समझे क्या? भाई बताओ, आपने कभी नाम सुना है RCEP? RCEP वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, मान लो है, अभी भी है, मतलब हो जाती अगर इंडिया उसमें शामिल हो जाता, क्योंकि वो इंडिया बड़ी इकॉनमी है ना, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बनने वाली थी, पर इंडिया इसमें से बाहर निकल गया बिकॉज ऑफ चाइना। अरे तो है क्या वो तो बताओ। अरे है क्या, किसके साथ है ये? भाई ये आसियान कंट्री है, ठीक है, आसियान कंट्री है, आसियान कंट्री है ना, पता है ना आपको, यहाँ नीचे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है ना, ये नीचे वाली यहाँ है, कौन कौन सी है, नाम बताओ किसी का। इंडिया कहाँ है आसियान कंट्री? इंडिया शुरू होता ही खराब, मतलब सीधा इंडिया। भाई कुछ कोई है ना नीचे भाई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वो सब है ना, वही तो है ना आसियान कंट्रीज हैं। वो आसियान कंट्री हैं। और फिर आप अलग अलग से पढ़ोगे इंटरनेशनल रिलेशन में, एक चीज़ होती है ASEAN +6, है ना, ASEAN के कुछ डायलॉग पार्टनर है ना, और ASEAN +6 ये 6 में आता है इंडिया। इंडिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ये सब हैं, जापान हो गया, ये सब ASEAN +6 उसके जो डायलॉग पार्टनर है ना। ASEAN +6 का मतलब क्या है, ये कह रहे हो? 6 मतलब वो 6 कंट्री हैं अलग से बाहर की, ठीक है, वो उसके डायलॉग पार्टनर हैं। इन सबको मिला के ये एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो रहा था, ठीक है, और उसमें से इंडिया बाहर निकल गया। अभी हम देखते हैं क्यों बाहर निकला। क्या? हाँ इंडिया तो सार्क में है। आप देखो ये WTO, इसमें मैंने आपको बोला टैरिफ बैरियर। WTO क्या देखता है कि कोई कंट्री किसी कंट्री पे टैरिफ बैरियर तो नहीं लगा रही,
टैरिफ बैरियर हो सकते हैं या फिर नॉन टैरिफ बैरियर हो सकते हैं, ठीक है। टैरिफ बैरियर लग सकता है दूसरी कंट्री के ऊपर, यहाँ लग सकता है नॉन टैरिफ बैरियर, ठीक है। और एक चीज़ होती है जिसको आप बोलते हो सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। अब आप समझो ये टैरिफ बैरियर का क्या मतलब है। टैरिफ बैरियर उसका क्या मतलब है, मानो इंडिया और मानो यूएसए, ठीक है। इंडिया और यूएसए, इंडिया की कंपनी टाटा, उसने कोई गाड़ी बनाई, कौन सी गाड़ी चल रही है अभी टाटा की? नहीं, टाटा नेक्सॉन है ना, नेक्सॉन चल रही है ना ये गाड़ी टाटा की। मानो टाटा ने ये गाड़ी बनाई नेक्सॉन, टाटा ने बोला हम इसको यूएसए में बेचेंगे, ठीक है। यूएसए की गाड़ियों वाली ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर में यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? फोर्ड है, फोर्ड की यूएसए की सबसे बड़ी कंपनी फोर्ड है। आप देखो इंडिया में मानो ये 10 लाख की बिकती है, मानो टाटा नेक्सॉन 10 लाख की इंडिया में बिकती है, पर आपको पता है कि वो $1 इक्वल टू 80 रुपये, ठीक है। तो इंडिया का जो करेंसी है वो नीचे है, मतलब गिरा हुआ है बहुत एज कम्पेयर टू डॉलर, है ना। डॉलर के $1 के मुकाबले इंडिया के 80 रुपये हैं, है ना। तो ये गाड़ी इंडिया में 10 लाख की पड़ रही है, अगर इसको एक्सपोर्ट करके इस कंट्री में बेचा जाए तो यहाँ के कस्टमर्स को तो ये सस्ती पड़ेगी ना, उसको सस्ती दिखेगी ना। यूएसए में ये गाड़ी तो सस्ती दिखेगी ना लोगों को, तो ये किसका कंपटीटर बन जाएगी? फोर्ड का। फोर्ड की गाड़ी लोगों को अमेरिका में महंगी दिखेगी एज कंपेयर टू क्या? एज कंपेयर टू टाटा नेक्सॉन, है ना। फोर्ड की गाड़ी महंगी दिखेगी, तो यहाँ पे अमेरिका क्या कर सकता है? कुछ टैरिफ बैरियर लगा सकता है। कौन कौन से टैरिफ बैरियर? वो बोलेगा कि भाई ये आप यहाँ लेकर आए, कस्टम ड्यूटी पूरी उसको इंक्रीज़ कर देगा। बात समझ आई? ठीक है, कस्टम ड्यूटी इंक्रीज़ कर देगा, फिर उसके ऊपर कुछ काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देगा, ठीक है। आपको सीवीडी नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप समझो कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया उसने किसी चीज़ पे, ठीक है। एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी ठोक दी उसने उसके ऊपर, लो काउंटर वेलिंग ड्यूटी। फिर और टाइप के कोई उस पर अलग अलग टाइप के टैक्स लगाया जा रहा है, और उससे हो क्या रहा है कि नेक्सॉन की कीमत बहुत बढ़ रही है, ठीक है, इस मार्केट में। और अपनी फोर्ड की कंपनी को भाई इसको तो पूरा ज़ीरो टैक्स, कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? कोई चीज़ अगर सेल की जा रही है, दूसरी कंट्री में जा रही है, उस पर लगता है कस्टम ड्यूटी, ठीक है। आपने सुना होगा वो एयरपोर्ट पे आए, वो कस्टम डिपार्टमेंट वालों ने पकड़ लिया, है ना। कोई चीज़ बाहर की किसी कंट्री में आती है, उसको उस पर लगती है कस्टम ड्यूटी, और कोई चीज़ अपने ही घर पे खुद मैन्युफैक्चर होती है, उस पर लगती है एक्साइज ड्यूटी, है ना। जैसे सरकार क्या बोलती है, आप न्यूज़ में सुनोगे कि सरकार ने भाई वो पेट्रोल पे कुछ एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। बात समझ आ रही है ना, क्योंकि पेट्रोल जो है वो जीएसटी से बाहर है ना। पेट्रोल आपका जीएसटी से बाहर है, तो उस पर लगता है ना ये एक्साइज ड्यूटी, अभी भी लगती है। अब मानो इसने भाई नेक्सॉन पे बहुत सारी ड्यूटी लगाई, और यहाँ पे अपनी लोकल मैन्युफैक्चर फोर्ड को वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी ज़ीरो और अलग से कुछ फ़ायदे भी दिए, आप इतनी गाड़ियाँ बनाओ और फिर हम आपको हमारे मंत्रियों को ये वाली गाड़ी दिलवा देंगे, ठेका मिल जाएगा। बात समझ आ रही है ना। और फिर फोर्ड ने भी प्रॉमिस कर दिया, ठीक है जब इलेक्शन होंगे हम आपकी तरफ से कैंपेनिंग करेंगे, ऐसा समझ आ गई, है ना। जैसे होता है ना, जैसे रिलायंस के साथ इंडिया में होता है, कोई खुल के नहीं बोलता है पर होता तो है। तो आप देखो ऐसी सब चीज़ें, तो उससे कस्टमर को क्या दिखेगा भाई? कस्टमर को दिखेगा अब कि हाँ ठीक है भाई, नेक्सॉन और अब फोर्ड ऑलमोस्ट एक प्राइस की पड़ रही हैं। फिर अब वो देखेंगे कि हाँ भाई हम ये क्यों नेक्सॉन खरीदें, हम तो फोर्ड खरीदेंगे, ये हमारी लोकल है और हमें अच्छी सर्विस अच्छी है और ये सब सारी चीज़ें, है ना। बात समझ आ रही है? तो इससे क्या हुआ, ट्रेड तो हो रहा था, लेकिन आपने कुछ टैरिफ बैरियर लगा दिए, जिसकी वजह से बाहर से एक्सपोर्ट हुई वाली जो गाड़ी है वो आपको महंगी दिख रही है, ठीक है। ऐसे ही आप देखो 2019 में एक केस चल रहा था, जब ट्रंप ने इंडिया को, मतलब मोदी को ऐसा कहा था कि इंडिया जो है वो टैरिफ किंग है। पूरी दुनिया ऐसा ही बोलती है, ठीक है। पूरी दुनिया क्या बोलती है? इंडिया इज़ अ
टैरिफ किंग। इंडिया क्या करता है, 100% का टैरिफ लगाता है बाहर से कोई भी चीज़ इंपोर्ट करता है तो। और सबसे फेमस केस कौन सा चल रहा था, ये हार्ली डेविडसन वाली बाइक का। कौन सा, टेस्ला। क्या हुआ टेस्ला में, मुझे बताओ जरा, क्या हुआ था टेस्ला में? वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ बनाओ, है ना। हाँ ठीक है, मतलब पर वो आपको नहीं समझ, आप अभी वो न्यूज़ अभी बनी नहीं है ना, वो न्यूज़ अभी चल रही है, उसका कोई एंड नहीं आया है ना। ये इस न्यूज़ का एंड हो चुका है। ये आपको न्यूज़ कौन सी फिट करनी है भाई, कभी अभी लेटेस्ट आपको कोई न्यूज़ उठानी है तो क्या है, हार्ली डेविडसन वाला केस, है ना। इसलिए हार्ली डेविडसन यहाँ से उठ के चला गया था। वो जम्मू में आपने देखा एक हार्ली डेविडसन का शोरूम खुला था, कहाँ वो खुला था? उधर सिद्धड़ा वाली रोड, ये कौन सा है, छन्नी वाली साइड। आप गए हो कभी वहाँ पे? जम्मू में रहते हो ना आप सारे। वहाँ पे एक हार्ली डेविडसन का शोरूम खुला था और वो इनॉग्रेट भी नहीं हुआ, वो पहले ही बंद हो गया, है ना। ये वाले केस के बाद हार्ली डेविडसन इंडिया से उठ के चला गया, ठीक है। क्यों भाई, ये बाइक इंडिया में आती है और इस पर 100% टैक्स लगता है। वो इतनी महंगी इंडिया में बिकती है कि कोई खरीदता ही नहीं है। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। फिर इंडिया हर चीज़ पे इतना टैक्स लगाता है टू प्रोटेक्ट इट्स नेटिव जो है प्रोड्यूसर वगैरह जो भी है, मार्केट या मैन्युफैक्चरर, जो भी आप कोई भी चीज़ बोलो, है ना। ठीक बात है। इस चीज़ को अगर कोई ऐसा करे तो आप क्या बोलोगे, टैरिफ बैरियर लगा दिए किसी ने, ठीक है। ठीक बात है, क्या टैरिफ बैरियर। आप मानो ये नॉन टैरिफ बैरियर, तो भाई ये कौन सी चीज़ है? ठीक है, आप देखो ये नॉन टैरिफ बैरियर क्या है। मानो वही केस, इंडिया और अमेरिका। इंडिया और अमेरिका में ये नॉन टैरिफ बैरियर कैसे लगाए जा सकते हैं? नॉन टैरिफ बैरियर लगाए जा सकते हैं कि ये वही टाटा नेक्सॉन, और नेक्सॉन यहाँ पे अमेरिका में एक्सपोर्ट हुई, और अमेरिका कैसा उस पर नॉन टैरिफ बैरियर लगा सकता है। मानो सबसे पहले वो बोलेगा कि भाई मैंने एक लिस्ट निकाली है, उसमें मैंने लिखा है कि इतना ही पर्टिकुलर नंबर ऑफ आइटम, इतनी नंबर ऑफ आइटम जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है हमारी कंट्री में, ठीक है। कोई टैरिफ नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने बोला हमारी यूएसए की पॉलिसी है कि बाहर से कोई भी एक्सपोर्ट होती है चीज़ तो मतलब मानो 1000 यूनिट ही आप एक साल में उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। बात समझ आई? तो एक टाइप का नॉन टैरिफ बैरियर, मतलब सीधा जो है आपको टैरिफ नहीं लगाया, नॉन टैरिफ। फिर कुछ क्वालिटी नॉर्म्स, बात समझ आ रही है? कुछ क्वालिटी नॉर्म्स, भाई बोले कि आपको पता है बाहर की कंट्री में तो वो स्टेयरिंग व्हील वो राइट साइड है ना, ऐसा कुछ होता है, मतलब जो भी है, ठीक है ना, मतलब इधर और उधर है ना। तो आप बोलो कि हमारे यहाँ पे तो आएगी तो ऐसा होना चाहिए, यहाँ टायर का साइज़ जो है, हमारे यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं उसके तो बड़े होते हैं, इंडिया में छोटी टायर वाली गाड़ी चलती है ना। आप हमारे यहाँ पे हर सीट पे एक एयर बैग होना चाहिए, है ना, ठीक। मतलब अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टाइप के क्वालिटी नॉर्म। अगर हमारे यहाँ पे गाड़ी आएगी तो उसमें ये सारे क्वालिटी नॉर्म होने चाहिए, सेफ्टी नॉर्म होने चाहिए, तभी हम एंटर करने देंगे। आपकी गाड़ी में ये सब नहीं है तो हमारे मार्केट में हम नहीं उतार सकते, हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है ना। बात समझ आई? तो किसी भी चीज़ से आप बिना टैक्स लगाए कुछ ऐसी चीज़ें अपना रहे हो जिससे एक बैलेंस ट्रेड नहीं बन पा रहा है, कंट्रियाँ इंपोर्ट नहीं अच्छे से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं दूसरी कंट्री में, ठीक है। उस चीज़ पे आप क्या बोलोगे कि सामने वाली कंट्री जो है हम पे क्या लगा रही है, नॉन टैरिफ बैरियर। बात समझ आई? ये समझ आ गया ना आपको? ठीक है, आप समझो फिर और क्या हो सकता है। ये सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी क्या चीज़ होती है? जैसे नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं ना, उसी का एक टाइप है ये, ठीक है, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर। मानो एक बारी क्या हुआ, इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है बाहर बहुत सारी चीज़ें, मानो कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ठीक है। इंडिया बाहर कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भेजता है, मानो बंगनापली मैंगो, ठीक है। इसको जीआई टैग मिला हुआ है। आपने ऐसे मुंह क्यों बनाया, आपको नाम नहीं पता इसका? बंगनापली मैंगो है ना, उसको जीआई टैग मिला हुआ है, आंध्र प्रदेश में उगता है, ठीक है।
मानो एक टाइप की वैरायटी है, मस्त वाले जीआई टैग वाले तो बाहर चले जाते हैं, हमें तो वही मिलते हैं जो देसी खुद ही गिर जाता है पेड़ से, है ना, समझ रहे हो क्या। अच्छे वाले तो यार सारा एक्सपोर्ट हो जाता है, हमें तो ऐसे ही कुछ भी उस पर अलग स्टिकर लगा देते हैं भाई, एक्सपोर्ट क्वालिटी, ठीक है। तो मानो ये बाहर जाता है, बाहर के मार्केट में लोग आम खाते हैं भाई, इंडिया का मैंगो ये जीआई टैग वाला, और मानो इसमें अचानक से कुछ हो जाए, एक बार क्या हो गया कि इसमें क्या निकल गई, फ्रूट फ्लाई। ऐसा यूरोप ने बोला कि आपके भाई माल जो आया था मैंगो का, उसमें फ्रूट फ्लाई निकली है, हमारे क्वालिटी नॉर्म्स हैं भाई, ये सब सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, आगे से हम आपका कोई मैंगो यूरोप में एंटर नहीं करने देंगे, है ना। तो आप देखो उससे कोई इंडिया को नुकसान होता है नहीं, ऐसे तो कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूरोप आम खाना बंद कर देगा तो भाई इंडिया जमीन पर गिर जाएगा, ऐसा कुछ थोड़ी है ना भाई। आम खाना बंद कर देगा ठीक है, यूरोप बोल सकता है, पर फिर वही वाली चीज़ आपको पता है, वो डोमिनो इफेक्ट है ना, देखा देखी, नेगेटिव पब्लिसिटी, यूरोप ने बंद कर दिया, फिर कनाडा बोलेगा भाई हम भी नहीं मंगवाएंगे, फिर अमेरिका हम भी नहीं, फिर अफ्रीका हम भी नहीं, है ना, फिर देखा देखी आपको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बात समझ आई। तो फिर क्या हो गया भाई, एक चीज़ होती है इंडिया में अपेडा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, अपेडा, क्या है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इंडिया ने बोला कि भाई ठीक है, आगे से जब हम मैंगो भेजेंगे, ये वाली जो है ऑर्गेनाइजेशन वो पूरे क्वालिटी नॉर्म्स चेक करेगी, अच्छे से स्टिकर लगाएगी, वो सारी चीज़ें, और फिर हम भेजेंगे और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। बात समझ आई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बाद में जो है रिजॉल्व होगी और इंडिया ने वापस से आम भेजना स्टार्ट कर दिया, है ना। आप समझ रहे हो ना इससे होता क्या है। ऐसा ही इंडिया के साथ हुआ था, इंडिया बाहर से क्या लेता है, पोल्ट्री, यूएसए से, है ना। ये दो ही फेमस, आप कहीं पर भी पढ़ोगे किसी भी बुक में, दो फेमस जो इंसिडेंट हुए हैं वही लिखे होते हैं, ठीक है। एक इंडिया का ये मैंगो वाला जिसमें फ्रूट फ्लाई मिला था, एक अमेरिका का पोल्ट्री जो इंडिया इंपोर्ट करता है, मतलब यूएसए एक्सपोर्ट करता है इंडिया में, ठीक है। फिर आपको पता है वो क्या होता है, बर्ड फ्लू, है ना, वो बर्ड फ्लू वाला। अब कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया कि भाई किसी ने खाया मुर्गा और फिर वो हो गया बीमार, बर्ड फ्लू फैल गया, एक दो केस आ गए, इंडिया ने बोला था भाई कि वो तो यूएसए से आई थी और उसकी वजह से इंडिया में बर्ड फ्लू फैल रहा है, ठीक है। इंडिया ने बंद कर दिया इंपोर्ट बंद कर दिया, अमेरिका गुस्सा हो गया, अमेरिका कहाँ गया, ये WTO का एपीलिएट ट्राइब्यूनल है ना। आप समझो कि कभी भी कोई दिक्कत हो जाए तो फिर ऊपर एक एपीलिएट ट्राइब्यूनल होता है ना, मैंने बताया था आपको। उस एपीलिएट ट्राइब्यूनल में WTO गया, ये यूएसए गया WTO के एपीलिएट ट्राइब्यूनल में, वहाँ जाके उसने शिकायत दर्ज की कि भाई मैंने तो अपने यहाँ पे पूरे पोल्ट्री वालों का पूरा टेस्टिंग वगैरह की थी, हमारे यहाँ पे तो किसी को बर्ड फ्लू नहीं हुआ है, इंडिया में अगर बर्ड फ्लू है तो वहाँ का कोई होगा मुर्गा वुर्गा, हमारे यहाँ का नहीं है, ठीक है। ऐसा करके कुछ यूएसए जीत गया, फिर इंडिया को ये हटाना पड़ा वापस से, फिर इंपोर्ट करना पड़ा। बात समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि मन मुताबिक आप बोलोगे कि आपकी वजह से हो रहा है तो आप बच के निकल जाओगे, ठीक है। ऊपर एपीलिएट ट्राइब्यूनल भी है, सामने वाले ने अगर शिकायत कर दी और वो केस जीत गया तो फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है, पक्का बात समझ आ रही है। फिर आप देखो WTO में ये तो एक चीज़ होगी जिसको आप समझ गए कि टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर, ठीक है। एक चीज़ होती है यार ये पेन ही नहीं चल रहा है, एक चीज़ होती है और जो WTO की न्यूज़ में रहती है, ठीक है। WTO की एक और चीज़ न्यूज़ में क्या रहती है, सब्सिडीज। सब्सिडीज, ठीक है। आप देखो इसमें भी पहले से ही बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई चल रही है, किसकी, डेवलप्ड कंट्रीज़ की और डेवलपिंग कंट्रीज़ की, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ की। डेवलप्ड कंट्रीज़ मानो अमेरिका, डेवलपिंग कंट्रीज़ मानो इंडिया। ऐसा बोला हुआ है फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के ऊपर डेवलप्ड कंट्रीज़ 5% दे सकती हैं सब्सिडी और डेवलपिंग कंट्रीज़ दे सकती हैं 10% का सब्सिडी, ठीक है। ठीक बात है।
और बेस ईयर क्या मान के रखा है 1987 का। क्या बेस ईयर कौन सा है? 1987 का। तो आप देखो भाई इंडिया का परसेंटेज तो ज़्यादा दिया है, लेकिन एग्जैक्ट एब्सोल्यूट टर्म में अमेरिका की जो इकॉनमी है वो तो बड़ी है ना, अमेरिका की इकॉनमी बड़ी है, उसका 5% वो दे सकती है। बात समझ आई? और इंडिया की एब्सोल्यूट टर्म में इंडिया की जो इकॉनमी है वो कम है ना, उसका 10% भी बनाओगे तो बहुत कम बनता है। बात समझ आई? क्या कहने का मतलब है भाई, परसेंटेज वाइज डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादा दिया है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में तो ये बड़ी इकॉनमी है ना, डेवलप कंट्री है, उसका 5% भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इंडिया क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, एब्सोल्यूट टर्म में उसका 10% भी कम पड़ता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा, जो आप बोलोगे कि बीच में लड़ाई चलती है, जैसे वहाँ पे क्या चल रही थी, कोटा के ऊपर चल रही थी, है ना, कोटा रिफॉर्म करो। यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, एब्सोल्यूट टर्म में डेवलपिंग कंट्री को 10% भी दिया है, लेकिन फिर भी हम कम सब्सिडी दे पाते हैं लोगों को एब्सोल्यूट टर्म में। ठीक बात है? आप देखो सब्सिडी देने हैं, 3 टाइप के बॉक्स होते हैं। ठीक है, एक ग्रीन बॉक्स, एक वो एम्बर बॉक्स, और एक वो ब्लू बॉक्स। ठीक है, सब्सिडी अगर आपको देनी है तो 3 टाइप से आप सब्सिडी दे सकते हो, उसके लिए 3 अलग अलग बॉक्स बनाए गए हैं। ठीक है, आप किस टाइप की सब्सिडी दे रहे हो उस टाइप से उस चीज़ को इस बॉक्स में फिट किया जाता है कि आप कौन से बॉक्स की सब्सिडी दे रहे हो। बात समझ आई? आप देखो अभी कोई पुराना 2017 या 16 का कोई क्वेश्चन था यूपीएससी का, और वो इतना सिंपल था, उसमें बस ये लिखा था ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एसोसिएटेड विद WTO IMF, सीधा WTO हो गया। बात समझ आई? है ना, उसमें कोई इतना बड़ा चीज़ पूछी ही नहीं थी। आप समझो ये ग्रीन टाइप की सब्सिडी क्या है, ये ब्लू बॉक्स क्या है, एम्बर बॉक्स क्या है। ग्रीन टाइप की जो बॉक्स होती है उसमें सब्सिडी आप क्या दे सकते हो, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे। ठीक है, ठीक है। आप देखो ये ब्लू बॉक्स, इस पे भी कुछ ऐसा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी R&D वगैरह पे, और ये ज़्यादा कंट्रीज देती भी नहीं है, कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, कोई आइसलैंड, कुछ नॉर्वे वगैरह, ये कंट्रियाँ जो हैं कुछ, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं अपने फार्मर्स को। आप बोलते हो कि वो तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी है। अब सबसे जो लड़ाई का कारण वो क्या है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ठीक है, एम्बर बॉक्स जो सब्सिडी है वही एक सब्सिडी है जो कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती है, ट्रेड डिस्टॉर्शन। ठीक है, अगर आप ग्रीन बॉक्स में कोई सब्सिडी देते हो उससे कोई ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं होता, अगर आप ब्लू बॉक्स में कोई सब्सिडी देते हो उससे भी कोई ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं होता, लेकिन ये एम्बर बॉक्स की सब्सिडी से ट्रेड डिस्टॉर्शन होता है। भाई एम्बर बॉक्स की सब्सिडी में आप कौन सी सब्सिडी दे रहे हो, सारी चीज़ें, वो फर्टिलाइज़र देना, वो MSP देना, MSP सबसे बड़ी चीज़ है ना, MSP जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है जो कि एम्बर बॉक्स में, जिसकी वजह से ट्रेड में डिस्टॉर्शन होता है। बाहर की कंट्रीज़ कहते हैं कि इंडिया ज़रूरत से ज़्यादा एम्बर बॉक्स में सब्सिडी देता है अपने फार्मर्स को। ठीक है, जिनकी वजह से हम अगर बाहर से राइस और वीट इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं तो भी इंडिया में महंगी पड़ती है, और इंडिया अपने ही फार्मर्स को इतनी सब्सिडी देता है कि उनके सामने हमारा मटेरियल बहुत महंगा दिखता है और लोग फिर लोकली चीज़ खरीदते हैं। बात समझ आई? ठीक बात है, ठीक है ना। तो एम्बर बॉक्स सब्सिडी आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये समझो ये MSP क्या चीज़ होती है। MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब एक साइड प्राइस है, और क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ, ये किसने बोला कि MSP बार सेट है और उससे कम पे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्या होता है, जा तो कहीं पे भी सकता है, ऐसे थोड़ी बोलना होता है कहीं नहीं जाएगा, गवर्नमेंट ने सेट किया। फिर क्या सेट किया है गवर्नमेंट ने, पूरा वर्ड तो, लाइन तो बोलो पूरी, एक वर्ड बोल दे तो गवर्नमेंट ने सेट किया है।
क्या है, एमएसपी तो गवर्नमेंट ही सेट करेगी, कौन करेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा, अभी भी पूरा ठीक नहीं है। वापस से सोचो क्या है एमएसपी, क्या है एमएसपी, क्या है बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ क्या है एमएसपी? है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या अभी तक आपको पता होना चाहिए ना, मैं मान के चलता हूँ कि आपको एमएसपी का डेफिनेशन आता होगा, है ना? क्या होता होगा? मिनिमम वो प्राइस है जिसपे क्या, इससे कम नहीं होगा प्राइस? क्या होता है कम? तो होता है भाई प्राइस इससे, ये तो ऐसे कोई चीज नहीं। ओके, हाँ बस इतना सा है, बस यही है, ये बोलना था आपको। नहीं, आपने अभी तक किसी ने ये नहीं बोला, आपने बोला उसका प्राइस नीचे गिर जाता है और ये सब, ठीक है, आप बात समझो। अगर एमएसपी, अगर किसी चीज़ का एमएसपी मानो 1700 रुपये है, 1700 रुपये क्विंटल, ठीक है, अभी जरूरी नहीं है, क्या पता उसका प्राइस 1500 रुपये चल रहा हो अभी मार्केट में, है ना? और आप किसी प्राइवेट बंदे को बेचो तो क्या पता भाई नहीं देगा आपको एमएसपी, वो है ना, वो 1500 में खरीदेगा। लेकिन एमएसपी का ये मतलब है कि अगर आपसे कोई नहीं खरीदता है तो गवर्नमेंट खरीदेगी, बस आपको ये वर्ड बोलना था। एमएसपी कोई पूछे क्या होता है भाई, अगर प्राइस नीचे गिर जाए तो ये मतलब नहीं है कि भाई इसका प्राइस नीचे गिर गया तो आप 1500 में किसी को बेच ही नहीं सकते, सरकार इधर झोला लेके खड़ी है, आओ हमें बेचो 1700 में, ऐसा नहीं है। बात समझ रहे हो? क्योंकि आपको बेसिक चीज जो है वो फार्म लॉ की, वो यही है कि सरकार एमएसपी में जो प्रोक्योर करती है वो तो बस थोड़ा सा परसेंट है, लेस देन 5% एमएसपी पे पूरे इंडिया के फार्मर जो हैं वो बेच पाते हैं सरकार को, और उसमें भी मेजॉरिटी पंजाब हरियाणा के, इसीलिए उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, ठीक है ना? लेस देन 5% पूरे इंडिया के लोग एमएसपी पे सरकार को बेच पाते हैं। कहने का ये मतलब है नीचे जा सकता है प्राइस, इस बंदे की मर्जी है भाई इसी को बेच दूं या सरकार के पास जाऊं। अब इस बंदे को लग रहा है कि मंडी भाई नज़दीक है, सरकार का यहाँ पे कोई वेयर हाउस नहीं है, मैं किसी प्राइवेट वाले को ही बेच देता हूँ, कौन यहाँ पे खड़ा रहेगा, तो वो 1500 में ही बेच देगा, है ना? तो ये मतलब नहीं है कि एमएसपी का कि इससे नीचे आप सेल नहीं कर सकते। मतलब ये है कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप सरकार के पास जाओ तो वो इतने में, एटलीस्ट इतने में आपसे खरीदे, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस इतना आपको पता होना चाहिए एमएसपी के बारे में, ठीक है? और जरूरी नहीं आप सरकार के पास जाओ तो उसको कंपल्शन है कि आपसे खरीदेगी। बहुत बार क्या होता है, यही स्कैम है ना, आप एफसीआई के गोडाउन में जाओगे ये सोच के कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाले हमसे एमएसपी पे खरीदें, ठीक है, लेकिन फिर वो बोलेंगे हमारा तो गोडाउन ही भरा हुआ है भाई, हमारे यहाँ जगह ही नहीं है, आप उधर प्राइवेट वाले को बेच दो, है ना? और वही प्राइवेट वाला जो है वही आड़ती है, वही फिर वहीं से घटिया माल वहाँ पे बेच देता है, और वो फिर आप समझ जाओगे, है ना? नहीं समझ आया तो फार्म लॉ में अगर मैं आपको पढ़ा दूँगा तो समझ लेना उस टाइम, ठीक है? ठीक बात है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये है, तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना, फर्टिलाइजर वो नीम कोटेड यूरिया है ना, होता है ये नीम कोटेड यूरिया, सुना है आपने कभी? नीम कोटेड यूरिया है ना, एक फर्टिलाइजर होता है जिसका नाम है यूरिया, खाद है ना, कौन सी? नाइट्रोजीनियस खाद है, कौन सी? क्योंकि आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि इंडिया की सारी सॉइल जो है, जितनी भी सॉइल है, नाइट्रोजन तो किसी में भी नहीं है अच्छे से, है ना? ठीक है, ठीक है, पर क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा सब्सिडी मिलती है तो बिना जाने कि उस सॉइल में कौन सी खाद डालनी चाहिए, लोग ज़बरदस्ती जाके यूरिया खरीद के लाते हैं क्योंकि उस पर सब्सिडी मिलती है, और जाके फेंक देते हैं। इसीलिए आपका क्या इंट्रोड्यूस किया गया? सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है? ऐसे आप मिक्स करके पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई ऐसा था, फिर ऐसा करना पड़ा, उसके पीछे सरकार क्यों ऐसा कर रही है, ठीक है? ठीक है, ठीक बात है।
तो ये आप समझ जाओ। तो ये नीम कोटेड यूरिया वगैरह इस पे बहुत सब्सिडी मिलती है। नीम कोटेड यूरिया मतलब यूरिया मानो आप सब्सिडी पे खरीद लिया, बाद में आपने मार्केट में किसी और को बेच दिया। यूरिया होता क्या है? नहीं मतलब फॉर्मूला NH4 अमोनिया का वो होता है, ठीक है। फिर आपने उसको इसका कहीं और पे भी काम आ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर उसको नीम कोटेड कर दिया तो मतलब फिर वो और कहीं पे काम पे नहीं आती है, ठीक है। आपने नीम कोटेड कर दिया मतलब अब वो सिर्फ खाद में ही काम आएगी, आप कहीं और यूज करोगे तो काम नहीं करेगी नीम कोटेड करने की वजह से, ठीक है। तो आप देखो एम्बर बॉक्स वाली सब्सिडी, एम्बर बॉक्स वाली सब्सिडी ट्रेड में करती है डिस्टॉर्शन, ठीक है। इसमें से एक चीज निकली जिसका नाम था बाली कॉन्फ्रेंस। बाली कॉन्फ्रेंस, बाली जगह, उस जगह पे एक हुई कॉन्फ्रेंस, बाली कॉन्फ्रेंस। उसमें क्या बात हुई? कब की बात है भाई? मोदी थे और ओबामा था तब, है ना, ठीक है, ठीक है। उन्होंने बोला एम्बर बॉक्स सब्सिडी भाई इंडिया बहुत ज़्यादा सब्सिडी देता है और हमारा यही सेम चीज़ हर बार कभी भी WTO की मीटिंग होगी सेम चीज़ चल रही होती है डेवलपिंग कंट्री की, है ना। या तो हमारा वो बेजियर चेंज करो। क्यों बेजियर चेंज करो भाई? 87 में इंडिया की इकॉनमी के हिसाब से उसका 10% बहुत कम है। अभी 2015 में 2022 में उसकी इकॉनमी बहुत बड़ी हो गई है, अब उसका 10% भी बड़ा हो जाएगा। बेशक आप मतलब आप 10 का 15% नहीं करो, पर आप बेजियर तो चेंज कर दो। बात समझ आ गई, है ना। आप 87 से बेजियर चेंज करके 2022 करो तो इंडिया की इकॉनमी एब्सोल्यूट टर्म में बहुत बड़ी हो गई है ना। अभी इंडिया की इकॉनमी कितनी है? 3 ट्रिलियन इकॉनमी के आसपास, मतलब 3 ट्रिलियन डॉलर, है ना। हम क्या बोल रहे हैं? हमें 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनना है ना। अभी कितनी है? 3 ट्रिलियन डॉलर। अभी 87 में तो कोई 1.87 के आसपास था, है ना। तो उसका 10% और इसका 10% तो ज़्यादा हो गया ना, ठीक बात है। यहाँ तो बोलेंगे ये बाली कॉन्फ्रेंस क्या है? आप बोलोगे यहाँ पे क्या आया? एक पीस क्लॉज, पीस क्लॉज। तो न्यूज़ में यहाँ कहीं पर भी अगर WTO की बात हो रही है, 2 वर्ड आ सकते हैं, बाली कॉन्फ्रेंस, पीस क्लॉज, ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ये MSP, कैसे एम्बर बॉक्स सब्सिडी ट्रेड डिस्टॉर्ट करती है, वो सारी चीज़ें, है ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। बाली कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? मोदी और ओबामा के बीच में बात हुई। मोदी ने क्या बोला? भाई हमारी बहुत जनता पॉवर्टी के नीचे रहती है, ठीक है। एग्रीकल्चर हमारा मेन, मेजॉरिटी लोगों का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। हमें भाई फूड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है ना। हमारे यहाँ गरीब बहुत है ना। फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो हम एग्रीकल्चर में देते हैं सब्सिडी, फिर प्रोक्योर भी करते हैं, फिर वहाँ से FCI खरीदती है, ठीक है। लोगों को हम देते हैं, मतलब आप FCI से खरीदते हो तो वो होता है ना आपका कार्ड, क्या राशन कार्ड, है ना, वो 2 रुपये 3 रुपये, है ना, ठीक है ना। हाँ, है ना, PDS है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकान है ना, वो सब आप धांधली करते हो। तो इंडिया ने एकदम स्ट्रांगली बोला कि भाई हम करेंगे क्योंकि हमारा देश में इसकी ज़रूरत है तो हमें करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ओबामा ने क्या बोला था, मतलब अमेरिका ने क्या बोला था कि ठीक है, जब तक इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता, किस चीज़ का, यहाँ पे बेजियर चेंज करना है या जो भी सारी चीज़ें, ठीक है, तब तक आप ये दे सकते हो। यू कैन कंटिन्यू टू गिव एम्बर बॉक्स सब्सिडीज जितना आप चाहो। इस चीज़ को बोला गया है पीस क्लॉज। पीस क्लॉज मतलब दोनों के बीच में सुलह होगी इस बात को लेके कि अब आप 10 जगह जाओगे तो ये नहीं बोलोगे कि भाई इंडिया ऐसा करता है। बात समझ आई? नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं करोगे दूसरी कंट्री में जाके कि इंडिया तो ट्रेड डिस्टॉर्ट करता है भाई एम्बर बॉक्स सब्सिडी में, ठीक है। तो एक पीस क्लॉज दोनों के बीच में आ गया। बात समझ आई? क्या चीज़? हाँ, इंडिया सब्सिडी देता है तो उसका अपना इशू है, लेकिन वो इस सब्सिडी की वजह से बाहर की चीज़ें इंडिया में महंगी दिख रही हैं और वो नहीं बिक रही हैं। वही तो समझाया ना, जैसे गाड़ी वाला केस था, है ना। गाड़ी वाले केस में अगर फोर्ड को वो बहुत सारी सब्सिडी दे रहा था, है ना, एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा रहा, फिर भाई आप मेरे यहाँ पे सबको दे देना, ठेका दे दिया अपनी कंपनी को, मतलब अपनी सरकार के लोगों को, और फिर बहुत सारी चीज़ें SEZ में कहीं उसकी कंपनी खुलवा दी, भाई टैक्स भी नहीं देंगे और किसी भी टाइप का टैक्स, है ना, आपको बहुत सारी सब्सिडी दे दी ना। उस हिसाब से इंडिया सब्सिडी दे रहा है और एक पीस क्लॉज रीच हो गया। बस इतना ही था जितना आपको
WTO में पता होना चाहिए। ये RCEP की जो बात हो रही थी इसमें चाइना भी था और इंडिया भी था, बाकी चीज़ें तो हैं। इसमें दो चीज़ें थी कि इंडिया बाहर क्यों निकला, एक चाइना फैक्टर था और एक वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों थे, ठीक है, एक चाइना और एक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों। चाइना पहले ही, इंडिया का चाइना के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है? हाँ बता रहा हूँ ना, RCEP मतलब आसियान +6 जो है उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है भाई, आपकी चीज़ हमारे यहाँ आएगी तो 0% जीरो टैक्स लगाएंगे, हमारी तुम्हारे पास जाएगी तुम भी मत टैक्स लगाना। अब ज़रूरी नहीं है ज़ीरो होता है, ठीक है, मतलब बहुत कम, आप मान के चलो बहुत कम, नियरिंग टू ज़ीरो। और ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आप जो मुँह उठा के आप जाओ ये एक्सपोर्ट कर रहा हूँ जीरो, भाई ऐसा नहीं, ठीक है, कोई सेट ऑफ लिस्ट होती है कि भाई इन चीज़ों पे ज़ीरो रहेगा, ठीक है, और कुछ चीज़ों पे लगेगा, ठीक है। तो चाइना के साथ इंडिया का पहले ही बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है और इंडिया ने सोचा कि अगर हम RCEP ज्वाइन कर लेंगे तो चाइना और ज़्यादा चीज़ें इंडिया में डंप करेगा, ठीक है, तो इंडिया के नेटिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को उससे दिक्कत होगी, तो हमें नहीं ज्वाइन करना चाहिए। सेकंड चीज़, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में डेयरी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, क्या डेयरी इंडस्ट्री है ना, तो वहाँ से पूरा दूध घी इंडिया में एक्सपोर्ट करेंगे, तो उससे भी हमारे यहाँ के फार्मर, मतलब है फार्मर ही हैं, अभी ये गेहूँ उगाने वाले हैं और ये क्या है डेयरी है ना, ठीक है, वहाँ से इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री वो भी ख़राब हो सकती है, तो हमें यहाँ से भी खतरा है, तो हम अभी के लिए ज्वाइन नहीं करते हैं। अभी इंडिया ने ऑप्ट आउट किया है, ऑप्ट आउट, और हमेशा आप देखोगे हर जगह कभी भी वो जापान और ये साउथ कोरिया वाले इंडिया से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं आप ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, इंडिया को परसुएड करते रहते हैं कि आप ज्वाइन करो, ठीक है, ठीक बात है, क्योंकि इंडिया ने पहले बोला था हम ज्वाइन करेंगे, इंडिया ने पहले बोल के रखा था हम ज्वाइन करेंगे, और जब ज्वाइन करने की बारी आई तो फिर वो गायब हो गया। वो होता है ना आपका दोस्त, अरे हम जाएंगे घूमने, फिर लास्ट टाइम पे अरे वो मम्मी मान नहीं रही है ना, वैसे ही कि हम ज्वाइन करेंगे, फिर लास्ट टाइम पे मोदी ने बोला कि नहीं हम तो ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, RCEP क्या साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान +6, उसमें ये सारी दिक्कत थी, इंडिया के ये रिजर्वेशन है, ठीक है। अब इंडिया के ये रिजर्वेशन है, अब इसमें और भी चीज़ें हैं, अगर आप खुद पढ़ लोगे तो ठीक है, नहीं तो एक दो मैं बता देता हूँ। इंडिया ने बोला हम ज्वाइन कर लेंगे, आप एक मिनिमम चीज़ रखो कि मिनिमम एक्सपोर्ट, जैसे कोई भी चीज़ है इंडिया में आ रही है तो एक थ्रेशोल्ड से नीचे सस्ती नहीं बेचोगे आप, ठीक है, ठीक है, और जैसे कुछ नंबर ऑफ आइटम तो उससे ज़्यादा आप डंप नहीं करोगे, है ना। ऐसे इंडिया ने बहुत सारी लिस्ट दी थी कि हम इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी ये रिजर्वेशन है, ठीक है। आप ये सारे उसमें क्लॉज ऐड करोगे तो फिर हम सोच सकते हैं ज्वाइन करने का, ठीक है। हाँ जैसे थे ना उसमें, जैसे नॉन टैरिफ बैरियर थे ना, तो इन्होंने वो एक टाइप का नॉन टैरिफ बैरियर था, लेकिन इसमें इंडिया ने बोला हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे लेकिन बहुत सारी चीज़ें इंडिया में डंप ना होने लग जाए, इसीलिए उसने कोई लिस्ट दी थी, उसमें ये सारे चीज़ें लिखी थी, पर उस पर कोई आगे फर्दर काम हुआ नहीं, न्यूज़ में आई नहीं। तो अगर कुछ उसमें डेवलपमेंट हो तो आप उसको खुद ट्रैक करो, ठीक है। तो इतना में आपका ख़त्म हो जाता है क्या, IMF, और IMF ख़त्म हो गया, WTO ख़त्म हो गया, वर्ल्ड बैंक मैंने आपको बता दिया, और उसको आप थोड़ा सा खुद देख लेना, उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं।